जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज है 10 अगस्त और आज का एडिटोरियल एनालिसिस हम देखेंगे। देखते हैं क्या है पहला आर्टिकल। दोस्तों, पहला आर्टिकल है सेफ्टी डेफिसिट के बारे में। ये बात करता है कोझिकोड में जो एक्सीडेंट हुआ था, जो एयरप्लेन क्रैश हुआ था, उसके बारे में। ये कहता है कि वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से कोझिकोड एक फ़्लाइट आ रहा था और इस फ्लाइट में जो ये आ रहा था, ये कोझिकोड में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई। कोझिकोड एयरपोर्ट रनवे जो था वो टेबल टॉप रनवे था। टेबल टॉप रनवे मतलब जो किसी पहाड़ या पठार पे बनाया जाता है और जिसके एक तरफ या दोनों तरफ खाई या स्लोप होता है। और इस रनवे पे जो टेबल टॉप था उसके अलावा उस दिन प्रॉब्लम लो विजिबिलिटी की थी। टेबल टॉप रनवे होने की वजह से लैंडिंग जो एरिया था वो कम था और साथ ही साथ जो सेफ्टी एरिया होता है वो भी काफ़ी यहाँ पे शॉर्टर था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। हालांकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इसकी जांच करा रही है और डिटेल निकल के आएगा। ऑथर ये कहते हैं कि जो भी रिपोर्ट आए उसको जो है पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ में उसका डिस्क्लोजर करना चाहिए। जो ऑथर हैं वो ये भी कहते हैं कि नॉर्मलसी दिखाने के लिए मिनिस्ट्री ने वहाँ पे फिर से फ्लाइट्स जो है वो अलाउ कर दिया है। फिर ये कहते हैं कि रेनी कंडीशन में भी जो लैंडिंग जो हुआ, ऐसी कंडीशन में भी मॉनसून के दौरान ऐसी कंडीशंस बनी रहती है। और जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है हरदीप सिंह जो पुरी हैं, ऑथर कहते हैं कि उन्होंने ऐसा बताया कि मॉनसून के दौरान भी लो विजिबिलिटी की जो प्रॉब्लम है, इस ऐसे में भी फ़्लाइट्स जो है पास्ट में भी लैंडिंग हुई है और ट्रांसपोर्टेशंस जो इनका है आगे भी इस तरीके से चलता रहेगा। फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं? ऑथर अपना सजेशन ये देते हैं कि अगर ये टेबल टॉप रनवे है और फ्लाइट्स का ट्रांसपोर्टेशन या आवागमन जरूरी है तो क्या कर सकते हैं। तो ऑथर ये कहते हैं कि अगर लो विजिबिलिटी है तो टेबल टॉप रनवे पे उतारने के बजाय जो नियरेस्ट जहाँ पे सेफर एयरपोर्ट है वहाँ पे फ्लाइट को डाइवर्ट किया जा सकता है। ये एक रिकमेंडेशन जो है ये ऑथर अपनी तरफ से दे रहे हैं। इसके अलावा क्या कह रहे हैं? इसके अलावा ये कह रहे हैं कि डीजीसीए ने जो रिकमेंडेशन था कि कोझिकोड एयरपोर्ट है जो रनवे है उसको एक्सटेंड किया जाए, लेकिन डीजीसीए ने ये कह दिया था कि उसमें लैंड एक्विजिशन का इशू है, इसीलिए इसका जो रनवे है उसको नहीं बढ़ा जा सका। सो ऐसे में ऑथर ये कहते हैं कि ऐसे में जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। और दूसरा ये बात ये कहते हैं कि थोड़े दिन पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस का प्लेन जो है टेल स्ट्राइक की प्रॉब्लम उसमें हुई थी लास्ट ईयर। उस समय जो असेसमेंट था उसको फुल असेसमेंट करके कंप्लीट अगर फॉलो अप किया गया होता तो ये क्रैश नहीं हुआ होता। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि 2010 में जो मैंगलुरु में जो क्रैश हुआ था उसके रिकमेंडेशंस को फॉलो करते तो ये क्रैश में जो कुछ लेसन लर्न हो सकते थे। फिर ऑथर जो है इस एडिटोरियल के ये भी कहते हैं कि ऐसे रनवे जो हैं टेबल टॉप वो हरदम आगे भविष्य में भी एक प्रॉब्लम रहेंगे और क्रैश का रीज़न और थ्रेट हरदम बना रहेगा। और ख़राब मौसम में, बारिश के मौसम में, तूफ़ान के मौसम में और बाकी जो टेक्निकल इश्यूज़ है, जैसे अगर रनवे पे पानी भर जाता है या रबर डिपॉजिट जो जो प्लेन का टायर होता है उसके रबर अगर डिपॉजिट हो जाते हैं तो स्किडिंग के चांसेस आगे भी बने रहेंगे। सो एयर सेफ्टी इंसिडेंट होने से भारत की रेपुटेशन ख़राब होती है और जो भी इस कोझिकोड एक्सीडेंट के बाद में जितने भी ऐसे एयरपोर्ट है उनका रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है और इसके सही एक्शन लेना आवश्यक है। तो ये एडिटोरियल, ये पहला एडिटोरियल था। दोस्तों, दूसरा एडिटोरियल है बैलेंसिंग प्रायोरिटीज़। ये एडिटोरियल केरला में जो लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम हुई उससे रिलेटेड है। और ये ऑथर क्या कहते हैं? ऑथर ये कहते हैं कि इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में जहाँ लैंडस्लिप या लैंडस्लाइड हुआ और कई लोगों की जान चली गई, कई लोग बेघर हो गए, उसके बारे में ये कहते हैं। फिर ये कहते हैं कि जिस तरीके से हैवी रेन हुआ है केरला में और बारिश काफ़ी हुई है, ऐसे में मौसम जो है काफ़ी चेंज हुआ है, वेदर जो है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट आया है। सो उसके बारे में ये बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल के बारे में ये बात करते हैं।
ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ों को देखते हुए, जिस तरीके से वायनाड डिस्ट्रिक्ट जो था वहाँ पे भी पिछले साल प्रॉब्लम हुई थी बारिश की वजह से, सो ऐसे में एक ऐसा मॉडल डेवलप करना चाहिए जिससे कि डेवलपमेंट भी हो और इकोलॉजी भी जो है डिस्टर्ब ना हो। 2018 में भी केरला में बाढ़ आया था और उसके बाद में ये डिसाइड किया गया था, नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग NLSM प्रोग्राम एक चलाया गया था, जिसके माध्यम से केरला में ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये चेक किया गया था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो लैंडस्लाइड प्रोन है। और 2018 तक 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इस प्रोग्राम के तहत मैप किया जा चुका है। और इसमें ये निकल के आया दोस्तों कि 13 डिस्ट्रिक्ट जो केरला के हैं, 14 में से जो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं वो इट्स प्रॉन टू लैंडस्लाइड, मतलब वहाँ लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम आ सकती है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी केरला में वो 800 पर किलोमीटर में 800 लोगों की है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ऑथर ये कहते हैं कि जो NLSM मैप है वो हेल्प कर सकता है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को रिस्क जोन बनाने के लिए। वो ऑथर ये कहते हैं कि जिस तरीके से अर्थक्वेक जोन बनाए जाते हैं उसी तरीके से लैंडस्लाइड जोन बनाए जा सकते हैं कि कौन से एरिया में ज़्यादा लैंडस्लाइड आने के चांसेस है, कहाँ पे कम आने के चांसेस हैं। लेकिन ये कहते हैं कि भाई अर्थक्वेक जोन जिस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन वहाँ पे जो रिकमेंडेशन की जाती है कि किस तरीके के मकान बनने चाहिए, किस तरीके के इंस्टीट्यूशंस बनने चाहिए, वो ठीक से फॉलो नहीं होते हैं। सो उसी तरीके से उनको ये डर है कि अगर जोनिंग कर भी दी जाए, कि लैंडस्लाइड जोनिंग कर भी दी जाए, तो उसको ढंग से फॉलो किया जाए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हुआ है, बहुत हाई इंटेंसिटी ऑफ बारिश केरला में देखने को मिला है, और फिर अचानक से बिना बारिश के कई दिन निकल जाते हैं, कई साल निकल जाते हैं। सो इसका रीज़न स्टडी करने की आवश्यकता है। एक स्टडी को कोट करते हुए ऑथर कहते हैं कि क्वेरिंग एक्टिविटी और अनसाइंटिफिक कटिंग ऑफ स्लोप, मतलब जो स्लोप्स है पहाड़ों के, उनको अनसाइंटिफिक ढंग से काटने की वजह से ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी आई है। और इसकी वजह से सॉयल एरोजन की प्रॉब्लम, जैसे ज़मीन कटने की प्रॉब्लम काफ़ी हो रही है। और ये भी ये कह रहे हैं कि कैसे इसको टैकल किया जाए। ये कहते हैं कि स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट को और स्ट्रॉन्ग करके और ज़्यादा फंड उनको एलोकेट करके तैयारी के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है, जो केरला को करना चाहिए। और साथ ही ये कहते हैं कि रेगुलेशन को इन्फोर्स कराना और जोनिंग लॉ को फॉलो करवाना ये बहुत ज़रूरी है, और जिससे कि जो हिली ट्रेन में जो स्लोप्स काटे जाए वो बिल्कुल ही प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, या जिससे जो है लैंडस्लाइड की इश्यूज़ ना हो, ये चीज़ ध्यान में रखने जाना चाहिए। और ये भी ऑथर ये कहते हैं कि कंप्लायंस, इन प्रिंसिपल कंप्लायंस, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी ज़रूरी है अगर आगे ऐसे नेचुरल कैलामिटी से बचना है तो। सो ये बहुत अच्छा आर्टिकल था कि जो हमारे ऑप्शनल्स के लिए या जनरल स्टडी, ज्योग्राफी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, ब्रिंगिंग न्यूक्लियर रिस्क बैक इनटू पॉपुलर इमेजिनेशन। क्यों न्यूज़ में है ये न्यूज़ में इसलिए है कि 75 ईयर्स हो रहे हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था, और लिटिल बॉय नाम था जो अगस्त 6 को हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बम गिराया था। हिरोशिमा जापान में है। यहाँ पर अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 यानी विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान 1945 अगस्त 6 को लिटिल बॉय नाम का बॉम्ब गिरा था, और उसके बाद नागासाकी में फैट मैन के नाम से वो बॉम्ब गिरा था। और ये बताते हैं कि ये 2 न्यूक्लियर बॉम्ब से 1.5 लाख लोग अचानक ही वेपोराइज हो गए, मतलब वो ख़त्म हो गए। उसके अलावा 1,30,000 लोग वो जलने की वजह से, रेडिएशन की वजह से वो ख़त्म हो गए, डेथ हो गई। और उसके बाद से अनगिनत लोगों को, कई लाखों लोगों को प्रॉब्लम्स रही, हेल्थ प्रॉब्लम रही, उनके चोट रहे, उनके वुंड्स काफ़ी रहे। और ये कहते हैं कि जो एटॉमिक बम के जो सर्वाइवर थे, हिबाकुशा जिन्हें कहते हैं, जो सर्वाइवर थे, वो काफ़ी समय तक वो काफ़ी परेशान रहे, और धीरे धीरे जो वो मरते भी चले गए।
क्या ये ऑथर कहना चाहते हैं? ऑथर ये कहना चाहते हैं कि 75 साल पहले ये घटना हुई थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसको भुला दिया गया है। क्यों भुला दिया गया है? क्योंकि ये कहते हैं कि जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो प्रेजेंट में जीता है और पास्ट की चीज़ों को भूल जाता है, उसकी मेमोरी काफ़ी शॉर्ट होती है। अभी कोरोना चल रहा है, इसलिए कोरोना के जो इशू हो रहे हैं, कोरोना से जो भय है, डेंजर है, वो उन्हें याद है, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब के डेंजर से वो भूल चुके हैं। एक तो ये बात कह रहे हैं। दूसरी ये बात कह रहे हैं कि अनइंटेंडेड यूज, ना चाहते हुए भी न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल हो जाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया जाएगा, इसका डेंजर बना हुआ है। इसके लिए ये कहते हैं कि जिस तरीके से कई देशों के बीच में विवाद बना रहता है, या कोल्ड वॉर के दौरान भी जो विवाद बना रहा, ये एक डर बना रहता है कि न्यूक्लियर जो वेपन है उसका इस्तेमाल अभी भी हो सकता है। और वो ये भी कहते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन है, अगर थोड़ा भी इससे इस्तेमाल हुआ तो ये बहुत से लोगों की जान ले लेगा और आने वाले कई सालों तक, चाहे एग्रीकल्चरल के सेंस में, क्लाइमेट चेंज के सेंस में, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ये ऐसा ऑथर अभी कहते हैं। और ऑथर क्या कहते हैं? और ये कहते हैं कि जो कैपेबिलिटीज़ जिस तरीके से बढ़ी है, कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ चुके हैं, जो एयरक्राफ्ट इंपोर्ट कई आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो चुका है काफ़ी हाई लेवल का, जो न्यूक्लियर डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर सकता है, साइबर मैकेनिज्म कंट्रोल काफ़ी डेवलप हो चुका है, जो न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल को अफेक्ट कर सकता है। ऐसे में न्यूक्लियर वॉर को लॉन्च करना वो काफ़ी आसान हो गया है। ये एक डेंजर यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं। दूसरा ये बता रहे हैं कोल्ड वॉर के दौरान, मतलब अमेरिका और जब रशिया के बीच में एक तरीके से वॉर चलता था, कोल्ड वॉर के अटैक नहीं करते थे लेकिन डर बना रहता था, वो एक समय था जहाँ पे ये न्यूक्लियर अटैक की काफ़ी संभावना बनी रहती थी। उस समय न्यूक्लियर अटैक ड्रिल भी कराए जाते थे। उस ड्रिल में जो सिमुलेट किया जाता था कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने के बाद किस तरीके से लोगों को बचाव करना है, उसमें उस समय अस्पतालों में, स्कूल्स में बंकर्स बने होते थे, जहाँ पे सायरन बजने के बाद लोग दौड़ के जाके वहाँ पे रहते थे और कई दिनों तक रहते थे, इस तरीके से कि असली में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया है। ऑथर ये कहते हैं कि इसका डर कोल्ड वॉर के बाद में कम हुआ और उससे ये लगा कि अब ये आगे नहीं होगा। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि न्यूक्लियर वॉर का जो डर है अभी भी बना हुआ है। इसमें सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये कहते हैं कि मीडिया के द्वारा इसमें कैंपेन चलाना चाहिए कि किस तरीके से कोल्ड वॉर के बाद में जो इसमें जो अवेयरनेस कम हो गई है वो अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। वो ये भी कहती हैं कि जिस तरीके से कोरोना को लेके अवेयरनेस मीडिया के द्वारा चलाया गया है, वैसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब को लेके, न्यूक्लियर वॉर को लेके और उससे होने वाले जो नुकसान हैं उसको लेके ये जो है ये काफ़ी एक अवेयरनेस चलाना चाहिए। बेसिकली दोस्तों 75 साल 75 ईयर्स हो गए हैं इस इंसिडेंट को हुए और 1945 में हुआ था, इसलिए ये न्यूज़ में है। ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और इसमें जो बातें दी गई है मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बैलेंस किया गया है और आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या दोस्तों? नेक्स्ट आर्टिकल जो लिखा गया है ये सुब्रमण्यम स्वामी हैं, उनके द्वारा लिखा गया है और ये लिखते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों के ऊपर। ये क्या कहते हैं? ये शुरू करते हैं कि किस तरीके से अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड वॉर 2 के समय, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को कहा था कि भारत को आज़ाद कर दो और अपना मित्र बना लो वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। लेकिन ब्रिटेन ने जो है, इंग्लैंड ने इसको मना कर दिया। लेकिन 1947 में इंडिया को जो है आज़ादी मिली गई और एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। फिर वो बात करते हैं अमेरिका और चाइना को लेके कि किस तरीके से बार बार ये बात आती है कि चाइना को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से हटा के अमेरिका चाहता था कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट, आपको मालूम होगा 5 जो है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट है जो कि जिनको पास वीटो पावर है। तो अमेरिका ये चाहता था कि जब चाइना में कम्युनिस्ट राज आ गया तो चाहता था कि चाइना को हटा के वो इंडिया को उसमें ले आया जाए। ऐसा ऑथर बता रहे हैं और उन्होंने कुछ ऐसे ही इससे रिलेटेड कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो उन्होंने कोट किया है, कुछ लेटर्स हैं उनका रेफरेंस दिया है। उसके हवाले से ये कहते हैं कि उस समय
जो अमेरिका था उसने ऑफर दिया था इंडिया को, और अमेरिका में उस समय जो एम्बेसडर थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो जवाहरलाल नेहरू की बहन भी थी, उन्होंने अपने ब्रदर यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी भी लिखा था कि किस तरीके से अमेरिका चाहता है कि चाइना को हटा के भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में वो सीट दिया जाए। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के नेहरू जी, उन्होंने दोबारा उल्टा लिखा था कि भारत को अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर सीट मिलता है तो वो उसका अधिकार है, लेकिन चाइना को हटा के वो सीट नहीं लेना चाहेंगे, वरना चाइना से संबंध खराब हो जाएंगे। दोस्तों ये ऑथर जो हैं वो इस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं। तो ये ध्यान रहे कि इस एडिटोरियल में जो ऑथर है उन्हीं का व्यू पॉइंट है, ये कहीं से कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये वेरीफाई किया जा रहा है, लेकिन जो ऑथर हैं इस एडिटोरियल की वो ऐसा कह रहे हैं। सो उनकी बातों को हम कोट करेंगे कि इन्होंने ये बताया। फिर क्या हुआ उसके बाद 1970s के बाद में अमेरिका और चाइना के संबंध जो हैं वो सुधर गए, जब वहाँ पे नया रेजिम डेंग जियापोंग के बाद नया रेजिम शुरू हुआ और उन्होंने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया। उसके बाद ही पहली अमेरिकन प्रेसिडेंट की विजिट भी हुई थी। सो उसके बाद से अमेरिका और चाइना के संबंधों में सुधार होने के बाद से ये जो ऑफर था ये एक तरीके से अपने आप ही ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद ऑथर कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ क्यों गया। वो कहते हैं कि 1953 में जब इंडिया ने सोवियत और चाइना के साथ कोरियन वॉर में उनके साथ अलाइन किया, तो उसके बाद अमेरिका ने अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू किया और पाकिस्तान को अल्टरनेटिव के रूप में इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान को कई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो थे, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सियाटो और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो का उसको मेंबर भी बनवाया, और काफ़ी उसको एड और काफ़ी मिलिट्रीली जो है वो भी सप्लाई किया। यहाँ तक कि 1971 में जब वॉर हुआ तो ऐसा बताते हैं ऑथर कि अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा यानी 7th फ्लीट, जिसमें न्यूक्लियर वेपन भी था, वो भी भारत को डराने के लिए भेज दिया था। सो ये ऑथर कह रहे हैं अपने एडिटोरियल में। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अमेरिका के नवंबर पोल के बारे में ऑथर ये कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी कि अमेरिका में नवंबर में चुनाव है, और इसमें जो दूसरे डेमोक्रेटिक जो पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बिडेन है, ये कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये लेफ्ट अलाइन है, और ऑलरेडी जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है उसको क्रिटिसाइज कर चुके हैं उनके उस साइड के लोग। और वो ये भी कहते हैं कि जो भारत ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो लिया है, उससे भी अमेरिका काफ़ी नाराज़ है। और ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका इस बात से भी नाराज़ है कि अफ़गानिस्तान में जो हमने अपनी फोर्सेस आर्मी नहीं भेजी, तो उससे भी नाराज़ है। तो ये ऑथर क्या कहते हैं, ऑथर ये कहते हैं कि ये ज़रूरत ये है कि अगर भारत स्ट्रॉन्ग संबंध बनाना तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अमेरिका के साथ मिलके सही कुछ कंक्रीट काम करे। और वो एग्जांपल दे रहे हैं 1991 का कि जब भारत पे काफ़ी इकोनॉमिक संकट आया था, तो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने IMF इंडियन मिलिट्री फंड से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उससे जो है 2 बिलियन का लोन लिया था, लेकिन बदले में अमेरिका जो उस समय गल्फ वार लड़ रहा था, तो उसको अनुमति दे दिया था कि उसके जो फाइटर जेट्स हैं वो भारत में रिफ्यूल करने की अनुमति दी थी। सो बेसिकली ऑथर ये कहना चाहते हैं कि गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है किसी भी रिलेशन में। अगर भारत को अमेरिका से कुछ चाहिए तो उसके बदले में उनको कुछ ज़रूर देना पड़ेगा। दूसरी बात ये ऑथर ये कहते हैं कि लद्दाख में जो अभी कन्फ्रंटेशन चल रहा है उसमें अमेरिका से क्या मदद चाहिए। वो ये कहते हैं कि अमेरिका के ट्रूप्स या आर्मी नहीं चाहिए, अमेरिका का जो हार्डवेयर मिलिट्री इक्विपमेंट है वो भारत को चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि उनके विचार से अफ़गानिस्तान में फोर्स जो है इंडिया को कम से कम 2 डिवीज़न आर्मी जो है वो भेज देनी चाहिए, जिससे कि जो अमेरिकन जो सैनिक हैं उनको वहाँ से अमेरिका निकाल सके। इसके बाद कि ये कहते हैं कि इंडिया को आज अमेरिका और उसके जो साथी हैं इजराइल, इनकी ज़रूरत है साइबर वारफेयर के लिए, सैटेलाइट मैपिंग करने के लिए, चाइना और पाकिस्तान पे नज़र रखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इत्यादि के लिए।
और ये भी कहते हैं कि भारत को चाहिए कि अमेरिका अमेरिका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को एक नेवल और एयरफोर्स फोर्स के बेस के रूप में तैयार कर दे, जिसे कि अमेरिका और उसके साथ ही इंडोनेशिया और जापान भी इस्तेमाल कर सके। और ये भी बात ये कहते हैं कि भारत को आज की डेट में एफडीआई, इनडिस्क्रिमिनेट एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका से नहीं चाहिए। और वो ये कहते हैं कि भारत को ये चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, थोरियम यूटिलाइजेशन की टेक्नोलॉजी चाहिए, सी वाटर, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, की कैसे सी वाटर से नमक दूर करके सही पानी निकाला जा सके, हाइड्रोजन फ्यूल सेल की टेक्नोलॉजी चाहिए। इंडिया को वॉलमार्ट और यूएस यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है जैसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है, ऐसा ऑथर कहते हैं, बल्कि सही जो टेक्नोलॉजी है, यूज़फुल टेक्नोलॉजी, उसकी ज़रूरत है। उसके अलावा ये कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स में अमेरिका को भी चाहिए कि इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, उसको अलाउ कर दे। और भी ये बात करते हैं कि किस तरीके से जो इंडियन रुपी है, जो अभी 70 रुपये के डॉलर जो है 70 रुपये के भी ऊपर पहुंच चुका है, अराउंड 75, उसको कम करके 35 पे ले आए और फ्यूचर में 10 पे लेके जाए। और फिर ये बात कहते हैं कि अमेरिका के चक्कर में चाइना के साथ जो हमारी पॉलिसी है उसमें गलत स्टेप नहीं लेना चाहिए। चाइना के जो 3 अंडरस्टैंडिंग की गई है 3 मुद्दों पे, तिब्बत के मुद्दे पे, ताइवान के मुद्दे पे और हांगकांग के मुद्दे पे, इसमें कोई भी गलत कदम भारत को नहीं उठाना चाहिए। और आगे ये कहते हैं कि अमेरिका, भारत और चाइना को 3 पार्टी कमिटमेंट जो है वो साइन करना चाहिए वर्ल्ड पीस के लिए। सो एक ये डिटेल आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें कई पॉइंट इंटरनेशनल रिलेशंस के हैं और ये इस हिसाब से काफ़ी सही आर्टिकल है। अगला एडिटोरियल क्या है? अगला एडिटोरियल है एल्यूसिव सर्च फॉर ट्रुथ। सो ये एडिटोरियल ये कहते हैं कि जो जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म में किस तरीके से एक सही चीज़ों को, सोशल मीडिया हो या बाकी जगह पे सही चीज़ रखना चाहिए। और पोस्ट ट्रुथ की बात की है, एक स्टेटमेंट पोस्ट ट्रुथ की कहते हैं, पिछले 5 साल में पोस्ट ट्रुथ नाम का वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है। और ये भी कहते हैं कि फैक्ट्स को और सच्चाई को, ट्रुथ को वेरीफाई करके ही जर्नलिज्म में इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट आर्टिकल कह रहा है एट स्टेक इज आवर बॉडीली इंटीग्रिटी। ये बात कह रहे हैं प्राइवेसी की। ये बात करते हैं कि किस तरीके से प्राइवेसी जो कोरोना के टाइम पे आप देख रहे होंगे, कई सारे ऐप आपको ट्रैक करते हैं, सीसीटीवी ट्रैक करते हैं। किसी को कोरोना हो गया तो उनको ट्रैक करने के लिए घर पे चाहे अस्पताल में सीसीटीवी लगे हैं, ऐप से आपको मॉनिटर किया जा रहा है। तो ये कहते हैं कि एक तरीके से आपके प्राइवेसी का इसमें हनन हो रहा है और जीपीएस के माध्यम से जब आप लोगों को ट्रैक कर रहे हो तो ये भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। और इसकी ये बेसिकली ये बात कर रहे हैं। सो ये बार बार टेक्नोलॉजी के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और टेक्नोलॉजी वर्सेस ह्यूमन राइट्स, टेक्नोलॉजी वर्सेस पर्सनल स्पेस, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, उसके अगेंस्ट टेक्नोलॉजी किस तरीके से उसमें इंट्रूड करता है। तो उसके लिए इस आर्टिकल जो है उसमें कई चीज़ें दी गई है। वो ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, बॉडी का टेम्परेचर लिया जाता है, वो भी प्राइवेसी का काफ़ी हनन है। लेकिन ये भी है, इसका बैलेंस पर्सपेक्टिव ये भी है कि इससे कोरोना को काउंटर करने में हेल्प मिली है। तो जब भी आंसर लिखिए इसको बैलेंस करके हम लोग आंसर इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल ये है कोविड-19 डेथ्स में बी हायर देन रिपोर्टेड। जो ऑथर हैं ये कहते हैं कि जो कोविड-19 कोरोना के जो डेथ फिगर हैं वो काफ़ी हाई हो सकते हैं और इनके एस्टिमेट के हिसाब से ये कह रहे हैं, इनका बेसिक क्या है, ये बेसिक ये कह रहे हैं कि भारत में जितनी भी डेथ्स होती हैं वो रजिस्टर्ड नहीं की जाती है। तो बेसिकली ये अपना आंकड़ा दे रहे हैं। किस तरीके का आंकड़ा दे रहे हैं? ये आंकड़ा ये दे रहे हैं कि 2 तरीके का अपना बता रहे हैं कि एक तो डेथ रजिस्ट्रेशन होता है, नॉर्मल सिविल रजिस्ट्रेशन, और एक ये होता है कि मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ, मतलब MCCD जिसे कहते हैं, कि MCCD देना, मेडिकल सर्टिफिकेशन कॉज ऑफ डेथ का बनाना। सो उसके बारे में ये बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो टोटल डेथ्स होती है उसमें से करीब 80-85% जो है उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसमें से सिर्फ 22% को मेडिकल कवरेज जो कहते हैं जिसमें कॉज ऑफ डेथ है वो मेंशन किया जाता है। सो बेसिकली ये कहते हैं कि
22% या 20% ही डेथ्स जो हो रही है उसमें कॉज ऑफ डेथ जो है वो दिया जा रहा है। और उसके बाद वो बाकी अन्य कंट्री से कंपेयर करते हैं और अन्य स्टेट्स को कंपेयर करते हैं कि ये जो डेटा है जिसमें कॉज ऑफ डेथ दिया जा रहा है, इसमें बिहार में सिर्फ 2%, यूपी में 5%, उत्तराखंड में 5%, मध्य प्रदेश में 7% है। सो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मृत्यु हो रही है उनका रजिस्ट्रेशन कम होता है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कई मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन में कॉज ऑफ डेथ ही मेंशन नहीं है। और बाकी ये कह रहे हैं कि जो डेथ्स घरों में हो रहे हैं, जो रूरल एरियाज़ में हो रहे हैं, जिनकी कोरोना रिपोर्ट मिली नहीं हुई है, वो भी अनरिपोर्टेड जा रही हैं। सो बेसिकली ये इनकी थ्योरी है, और इस थ्योरी के हिसाब से बेसिकली इनका जो फिगर है, ये फिगर करीब 2 लाख के हिसाब से, अभी जो करंट फिगर है 35-40,000 है, अराउंड 40,000 है, लेकिन इनके कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर इनके कैलकुलेशन से चले कि सिर्फ 20% ही जो डेथ्स हैं उनमें मेडिकल कंडीशन जो बताई जा रही है, तो 2 लाख का इन्होंने फिगर अपना दिया हुआ है। हालांकि ये इसका कोई जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट जब तक अपना पर्सपेक्टिव ना रखे तो ये फुल एंड फाइनल नहीं है, बट इन्होंने अपनी एक स्टडी की है और अपने रीजंस दे रहे हैं। इसमें से 2-3 जो पॉइंट है कि जो रूरल एरिया में हो रहे हैं, घरों में हो रहे हैं, जिनकी कोरोना रिपोर्ट नहीं मिल रही है, वो तो शायद हो सकते हैं कि वो जो है डेटाबेस में ना आ रहे हो, या हो सकता है कि वो इग्नोर हो रहे हो। लेकिन इस थ्योरी पे को तभी आप एग्ज़ाम में हम लिखेंगे जब हम इसको गवर्नमेंट का कोई पर्सपेक्टिव आगे आने वाले एडिटोरियल में हमें मिले। लेकिन फ़िलहाल ये भी एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, ये हमारी नॉलेज में रहना चाहिए कि ये जो फैक्ट दिए गए हैं कि किस तरीके से 20% ही जो डेथ्स हैं उन पे मेडिकल कंडीशंस उन पे लिखी रहती है। सो बाकी ये अपना सजेशंस देते हैं कि किस तरीके से कोविड फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूव करना चाहिए और क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए। और ये इम्पॉर्टेंट आंकड़ा ये बता रहे हैं कि पर मिलियन जो डेथ्स हैं जिन स्टेट्स में हैं, उन स्टेट्स में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी कमज़ोर है। सो ऐसे ये कहते हैं कि इस थ्योरी को, जो इन्होंने थ्योरी दी है या फार्मूला दिया है, इस फार्मूला को यूज़ करके गवर्नमेंट को जो ऐसे स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको और मदद पहुंचानी चाहिए। सो दोस्तों, ये एडिटोरियल आज का हमारा था, और एडिटोरियल वी विल एंड द एडिटोरियल नाउ, एंड आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। थैंक यू, धन्यवाद।